हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना कोई देरी किए हुए। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है आज का, उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, समझेंगे, साथ ही उस आर्टिकल में आए जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को भी जानेंगे, साथ ही उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को भी देखेंगे। और लास्ट में आरसी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो उस पैसेज पे बेस्ड होंगे, वो भी हम साथ में मिलकर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी से हम स्टार्ट करेंगे और जो हमारा पहला वर्ड है वो है एग्जैजरेशन। नाउन है। अब देखो एग्जैजरेशन क्या होता है। एग्जैजरेशन बना है एग्जैजरेट करने से, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने से। तो कोई भी बात अगर बढ़ा चढ़ा के बोली गई है, ऐसा उस बात को बना दिया गया है कि वो बात जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखने लगी है, या जितनी सीरियस है उससे ज़्यादा सीरियस दिखने लगी है, उसी को हम एग्जैजरेशन कहते हैं। उसी को हम हाइपरबोले भी कहते हैं और ओवर ड्रामेटाइजेशन भी कहते हैं उसको। द फैक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग सीम लार्जर, मोर इंपॉर्टेंट, बेटर और वर्स दैन इट रियली इज़। मतलब किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को, ठीक है, जितनी बड़ी है उससे बड़ा दिखाना, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उससे ज़्यादा बेटर दिखाना, या वो अगर ख़राब है तो जितनी ख़राब है उसको भी बढ़ा चढ़ा के बोलना कि जितनी ख़राब है उससे भी ज़्यादा ख़राब दिखाना उसको हम कहते हैं एग्जैजरेशन, हाइपरबोले और ओवर ड्रामेटाइजेशन। ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अंडर प्लेइंग होगा और ट्रिवियलाइजेशन होगा। अंडर प्लेइंग क्यों होगा? ये बना है अंडर प्ले करने से। ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, पर चूंकि ये नाउन है तो ये वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपकी जेरंड है। क्योंकि देखो, नाउन का सिनोनिम नाउन ही होता है। नाउन के अगर सिनोनिम और एंटोनिम होंगे वो नाउन होंगे। सिमिलरली वर्ब होगा तो वर्ब का भी सिनोनिम या एंटोनिम वर्ब ही होता है। तो अगर एग्जैजरेशन नाउन है तो ये अंडरप्लेइंग नाउन ही है। आई मीन कहने का क्या मतलब है, जेरंड है, बट जेरंड भी तो नाउन ही होता है, नाउन का ही वो फंक्शन करता है। तो यहाँ पे अंडर प्लेइंग बना है अंडर प्ले से, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस कम दिखाना किसी चीज़ की, किसी चीज़ को सीरियस कम दिखाना। ठीक है। ये है ट्रिवियलाइजेशन। अब ट्रिवियलाइजेशन क्या होता है? ट्रिवियलाइजेशन होता है ट्रिवियलाइज करना, मतलब कि अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इफ़ समथिंग इज़ इंपॉर्टेंट तो उसको कम इंपॉर्टेंट दिखाना या बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है ये शो करना। ठीक है। नंबर सेकंड स्पेक्टैकुलर एडजेक्टिव है। स्पेक्टैकुलर क्या होता है? बहुत इंप्रेसिव है, कोई चीज़ बहुत एक्साइटिंग है, इंप्रेसिव है, काफ़ी अच्छी है, हाई क्वालिटी की है, उसको हम कहते हैं स्पेक्टैकुलर। उसको हम ब्रेथ टेकिंग भी कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। दोनों का ही मतलब होता है एक्सीलेंट, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, स्पेक्टैकुलर, ब्रीदिंग, ब्रेथ टेकिंग या आउटस्टैंडिंग। एंटोनिम्स है मीडियोकर, अनइंस्पायरिंग। मीडियोकर इज समथिंग व्हिच इज एवरेज, जो अच्छी तो नहीं है बट खराब भी नहीं है, सेटिस्फैक्टरी लेवल की है। बट चूंकि वो बहुत अच्छी नहीं है तो वो एक्साइटिंग नहीं होती है, इंस्पायरिंग नहीं होती है, स्पेक्टैकुलर नहीं होती है, मीडियोकर होती है। अनइंस्पायरिंग मतलब ऐसी कोई चीज़ जो एक्साइटिंग नहीं है, जो इंप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम कहते हैं अनइंस्पायरिंग। थर्ड इज प्रॉम्प्टेड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। ठीक है। प्रॉम्प्ट करना मतलब किसी चीज़ को कॉज करना। ठीक है। कॉज समथिंग टू हैपन। सिनोनिम्स क्या होता है? इंजेंडर्ड, ट्रिगर्ड। इंजेंडर्ड करना भी वही होता है टू कॉज समथिंग, ट्रिगर्ड करना भी वही होता है टू कॉज समथिंग। एंटोनिम्स होंगे इसके अवर्टेड, हॉल्टेड। अवर्टेड का मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, मतलब कि किसी चीज़ को ना होना या किसी चीज़ को होने से रोक देना। हॉल्टेड का भी वही होता है, कोई चीज़ हो रही है आपने उसको रोक दिया। फोर्थ वर्ड इज प्रोवेस। नाउन है। प्रोवेस क्या होता है? कोई बहुत स्किल, किसी चीज़ को करने का स्किल काफ़ी ज़्यादा अगर किसी में, तो हम उसको कहते हैं वो उसका प्रोवेस है। ठीक है। ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग। प्रोवेस क्या हो गया? एक्सपर्टीज को कहते हैं, मास्टरी को कहते हैं, प्रोफिशिएंसी को कहते हैं, स्किल को कहते हैं। कैसा स्किल? बहुत अच्छा स्किल किसी चीज़ को करने का। एक्सपर्टीज एंड प्रोफिशिएंसी इसके सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स क्या हो गए? इनएप्टीट्यूड, इनकॉम्पिटेंस। सॉरी, इनएप्टीट्यूड क्या होता है? इनएप्टीट्यूड होता है लैक ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है या करने की ना क्षमता या स्किल नहीं है, तो उस स्किल का ना होना या करने की क्षमता का ना होना ही इनएप्टीट्यूड कहलाता है या इनकॉम्पिटेंस कहलाता है। कॉम्पिटेंस इज समथिंग वेयर यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, जहाँ पे आपके पास कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, स्किल होता है आपके पास, जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है। बट इनकॉम्पिटेंस के केस में क्या होता है? आपके पास वो डिजायर्ड स्किल नहीं होता है, वो एबिलिटी नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती है। 5 इज क्लेम्स। नाउन है। क्लेम्स क्या होता है? कोई स्टेटमेंट होता है, क्या बताता है कि कोई चीज़ ट्रू है, करेक्ट है, हालांकि उस स्टेटमेंट को प्रूव नहीं किया गया है। ठीक है। और कुछ लोग हैं जो उस स्टेटमेंट से अग्री करे या ना करे या उसको ना बिलीव करे। मतलब क्लेम क्या होता है? ऐसा कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, जो ये कह रहा है कि कोई चीज़ ट्रू है, हालांकि जो उसने जो चीज़ को ट्रू बताया है वो चीज़ ना तो प्रूफ की गई है, ना ही हर कोई उसको बिलीव करता है। कुछ लोग ऐसे भी है जो उस चीज़ को बिलीव नहीं करते, उसको फॉल्स मानते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लेम्स। असर्शंस एंड प्रोटेस्टेशंस भी
इसके सिनोनिम्स है। असर्शन भी वही होता है, असर्ट करना, मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट है जो बता रही है कि ये चीज़ ट्रू है। और प्रोटेस्टेशन भी वही होता है, असर्ट करना, कोई चीज़ को डिक्लेयर करना, डिक्लेरेशन होता है, वही सेम चीज़ है। अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो असर्शन, प्रोटेस्टेशन, क्लेम्स एक ही चीज़ होती है। कोई स्टेटमेंट जो बता रही है कि कोई चीज़ ट्रू है, करेक्ट है, हालांकि उसकी वैलिडिटी को, वो जो चीज़ बता रही है कि करेक्ट है या ट्रू है, उसकी ट्रूथफुलनेस को प्रूव नहीं किया गया है। ठीक। एंटोनिम्स क्या होगा? डिनायल एंड रिप्यूडिएशन। डिनायल मना कर देना, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का ना होना, ये कहना कि कोई चीज़ ना है या उसको मना करना। रिप्यूडिएशन भी वही होता है, किसी चीज़ को ना कहना। देखो यहाँ क्लेम में क्या हो रहा है, या असर्शन के केस में क्या होता है, प्रोटेस्टेशन के केस में क्या होता है कि कोई किसी चीज़ को ट्रू बताया जाता है, बट डिनायल एंड रिप्यूडिएशन में उस चीज़ को फॉल्स बताया जाता है, इनकरेक्ट बताया जाता है। सिक्स्थ इज डेमॉन्स्ट्रेटेड, वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में। डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है वेरीफाई करना, शो करना कि कोई चीज़, शो समथिंग, मतलब किसी चीज़ को दिखाना कि वो ट्रू है, करेक्ट है। कैसे? प्रूफ या एविडेंस देके। स्टैब्लिश करना, सब्सटैंशिएट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है इसके। डेमॉन्स्ट्रेट, स्टैब्लिश, सब्सटैंशिएटेड काफ़ी बार आते भी है, आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, आर्टिकल्स में आ जाते हैं, क्वेश्चंस में आ जाते हैं। मतलब क्या होता है इसका? अगर हम डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, मतलब हम प्रूफ दिखा के, एविडेंस प्रेजेंट करके ये शो कर रहे हैं कि कोई चीज़ ट्रू है, वैलिड है या करेक्ट है। एंटोनिम्स क्या होंगे? कॉन्ट्राडिक्ट करना, रिबट करना। कॉन्ट्राडिक्ट एंड रिबट दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉल्स बताना, इनकरेक्ट बताना। 7 इज लेडल्ड। अब ये वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है किसी को बहुत सारा कुछ दे देना। गिव समबडी अ लॉट ऑफ समथिंग, स्पेशली मनी और एडवाइस। मनी या एडवाइस स्पेशली, हालांकि और चीज़ें भी हो सकती है। अगर भारी मात्रा में दी जा रही है और लार्ज अमाउंट में दी जा रही है तो उस देने के एक्शन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको लेडल्ड। ठीक है। सिनोनिम्स, अलॉट करना, असाइन करना, दोनों का ही मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना। रिटेन कर देना, विथहेल्ड करना, मतलब ना दे के अपने पास रख लेना। रिटेन मीन्स टू कीप टू वन सेल्फ। विथहेल्ड भी वही होता है, टू नॉट गिव दैट थिंग टू समबडी, टू कीप इट टू वन सेल्फ। 8 वर्ड इज वेन। ठीक है, वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में। वेन करने का मतलब होता है कि धीरे धीरे वीक हो जाना, या इंपॉर्टेंस कम हो जाना, पावर कम हो जाना, स्ट्रेंथ कम हो जाना, या धीरे धीरे खत्म हो जाना, लेवल कम हो जाना, उसको कहते हैं वेन हो जाना। स्लम्प्ड और ड्विंडल्ड दोनों ही वर्ड सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, दोनों का ही मतलब होता है नीचे आ जाना, लेवल में, इंटेंसिटी में, पावर में, इंपॉर्टेंस में, एनर्जी में। एंटोनिम्स है माउंटेड, बर्जियंट। माउंटेड का भी मतलब होता है बढ़ना, बर्जियंट का भी मतलब होता है बढ़ना। रीइंफोर्स करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रीइंफोर्स करने का मतलब होता है किसी को स्ट्रांग बनाना, किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना, स्ट्रेंथ देना, उसको हम कहते हैं रीइंफोर्स। टू मेक अ फीलिंग एन आइडिया, मोस्टली फीलिंग एन आइडिया के सेंस में यूज़ होता है, हालांकि और भी सेंस में यूज़ होता है। जहाँ भी रीइंफोर्स लिखा है आपको समझना है कि उस चीज़ को स्ट्रांग बनाया जा रहा है, टू मेक समथिंग स्ट्रांगर। बोल्स्टर एंड फोर्टिफाई इसके सिनोनिम्स हैं, सेम मीनिंग है। बोल्स्टर का भी मतलब होता है स्ट्रांग करना, फोर्टिफाई का भी मतलब होता है स्ट्रांग करना। अंडरमाइन एंड कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है वीकन करना, किसी की इफेक्टिवनेस को कम करना, वो अच्छा काम ना कर सके, उसको ऐसा बना देना कि वो इफेक्टिव ना है, वो वीक हो गई है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, इंपॉर्टेंस कम हो गई है, उसको कहते हैं अंडरमाइन करना या कॉम्प्रोमाइज करना। 10th इज गलिबल, एडजेक्टिव है। गलिबल हम उस पर्सन को कहते हैं जिसको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि वो कुछ भी मान लेता है। ठीक है। टू विलिंग टू बिलीव और एक्सेप्ट व्हाट अदर पीपल टेल यू, मतलब आराम से, बहुत आसानी से जो भी उसको बताया जा रहा है उस पर वो बिलीव कर लेता है, इसीलिए उसको ट्रिक करना, उसको धोखा देना बहुत ईजी होता है। टू विलिंग टू बिलीव और एक्सेप्ट व्हाट अदर पीपल टेल यू एंड देयरफॉर ईजिली ट्रिक्ड, उसको गलिबल कहते हैं, जिसको हम बेवकूफ़ भी कहते हैं। नाइव एंड क्रेडुलस इसके सिनोनिम से। नाइव भी वही पर्सन होता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको उतना नॉलेज नहीं होता है, उसको जो कुछ भी कोई बोलता है वो उसको ही सच मान लेता है, और इस रीज़न से उसको बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है, उसको ट्रिक करना आसान हो जाता है। क्रेडुलस भी उसी को कहते हैं जो कुछ भी उसको बता दो वो उसको मान लेगा, सच मान लेगा, और उसको बेवकूफ़ बनाना उसको उस केस में भी आसान हो जाता है। अब एंटोनिम्स है एस्ट्यूट एंड वेरी। एस्ट्यूट होता है बहुत ही शार्प पर्सन, बहुत ही क्लेवर पर्सन को एस्ट्यूट कहते हैं, जो कि सिचुएशन का एडवांटेज लेना जानता है, उसको पता होता है कि सिचुएशन में क्या करना है, क्या करना सही रहेगा और इसमें बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। मीन्स उसका माइंड काफ़ी शार्प चलता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, वाइज होता है, उसको एस्ट्यूट कहते हैं। वेरी इज कॉशियस,
अब जो वैरी होता है, जो कॉशियस होता है, वो स्केप्टिकल नेचर का होता है, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को आसानी से नहीं मानता है, वो केयरफुल रहता है। इसलिए ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स है आपके गलिबल, नाइव एंड क्रेडुलस के। फ्रीजल वर्ब्स हैं कुछ, बेस्ड ऑन यहाँ पे लिखा है टू यूज एन आइडिया, अ फैक्ट, सिचुएशन एक्सेट्रा एज द पॉइंट फ्रॉम विच समथिंग कैन बी डेवलप्ड। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा मीनिंग है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है बेस्ड ऑन, मतलब कि किसी चीज़ पर आधारित है। ठीक है, उस चीज़ को यूज़ करके वो बना है, तो उसको कहते हैं बेस्ड ऑन। अगर हम कहते हैं बेस्ड, तो आपने बहुत बार देखा होगा बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी लिखा होता है, कहाँ मूवीज़ में देखा होगा आपने, बुक्स में देखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, बेस्ड मतलब आधारित है, मतलब जो ट्रू स्टोरी है इसको यूज़ करके जो चीज़ है वो डेवलप हुई है। ठीक है, तो किसी चीज़ पे आधारित होना कहते हैं बेस्ड ऑन। एक है थ्राइव्स ऑन, सेकेंड फ्रेजल वर्ब है। थ्राइव्स ऑन मतलब क्या होता है, टू एंजॉय समथिंग और बी सक्सेसफुल एट समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट अदर पीपल वुड नॉट लाइक। थ्राइव ऑन का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ थ्राइव ऑन समथिंग, हमेशा थ्राइव ऑन के बाद कुछ नाउन आता है समथिंग, मतलब उस चीज़ का यूज़ करके या उस एक्टिविटी में बहुत सक्सेसफुल है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे थ्राइव्स ऑन हार्ड वर्क, तो अगर कोई पर्सन, दैट पर्सन थ्राइव्स ऑन हार्ड वर्क, मतलब हार्ड वर्क के केस में वो काफ़ी सक्सेसफुल है, मतलब हार्डवर्क को काफ़ी एडवांटेजेस वे में यूज़ कर सकता है, काफ़ी खुद को बेनिफिट दे सकता है हार्डवर्क से। तो थ्राइव ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एंजॉय करना, तो हार्डवर्क को एंजॉय करता है, और बी सक्सेसफुल एट समथिंग, हार्डवर्क के केस में वो सक्सेसफुल भी है क्योंकि हार्डवर्क से वो काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी एडवांटेज ले सकता है। ठीक है, स्पेशली समथिंग दैट अदर पीपल वुड नॉट लाइक, इसका मतलब है कि देखो हार्डवर्क हर किसी को पसंद नहीं होता है। ठीक है, बट कुछ लोगों को हार्डवर्क पसंद है तो वो थ्राइव करते हैं हार्डवर्क पे। ठीक है, थर्ड इज रेन इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बट काफ़ी ईजी फ्रेजल वर्ब है। रेन इन का मतलब होता है लिमिट करना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में, टू स्टार्ट टू कंट्रोल समबडी या समथिंग मोर स्ट्रिक्टली। एक आपका एडियम है सेट स्टोर बाई। सेट स्टोर बाई जहाँ लिखा हो उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में फेथ होना। सेट स्टोर बाई के बाद भी यहाँ पे नाउन आता है, सेट स्टोर बाई समथिंग, तो मतलब होता है उस समथिंग में फेथ होना, कॉन्फिडेंस होना, बिलीफ होना। ठीक है, या उस चीज़ को की केयर करना, उस चीज़ को अप्रिशिएट करना या रिस्पेक्ट करना। ओके, तो ये रही आज की वोकैबुलरी। अब हम आते हैं आर्टिकल पे। आज का जो टाइटल है वो है क्लैरिटी ऑफ विजन ऑन आई ड्रॉप्स फॉर प्रेस बायोपिया एंड क्लेम्स। ठीक है, टाइटल क्या है, क्लैरिटी ऑफ विजन है, मतलब कि आज का जो आर्टिकल है वो प्रेस बायोपिया पे। ठीक है, एक आई की कंडीशन होती है जहाँ पे ओल्डर पीपल में होता है, जो अब लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको प्रेस बायोपिया होता है, उस केस में उनको जो पास की चीज़ें हैं वो नहीं दिखती हैं, तो उसी प्रेस बायोपिया पे आज का आर्टिकल है। और क्लेम्स, उस प्रेस बायोपिया पे लेके जो चीज़ें कही गई हैं, जो सच के रूप में फैलाई जा रही है, उस पे आर्टिकल है। ठीक है, अ यूजफुल ड्रग इज अनडन बाई फैंटास्टिक क्लेम्स अबाउट इट्स एफिकेसी। ठीक है, ये इसका टाइटल है, ये इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। अब ये आपको खुद से पढ़ना है पहले, मतलब ये नहीं कि खुद से पढ़ के मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं समझाऊंगा आर्टिकल को, लेकिन पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो पढ़ने का। ये पहला पैराग्राफ है, ये आपका सेकेंड पैराग्राफ है, ये थर्ड है, और ये लास्ट है। ठीक है, पॉज कर करके पढ़ लेना। एक बार मैं फिर से कर देता हूँ इन केस में मैंने बहुत स्पीड में स्लाइड चेंज की हो। ये रहा फर्स्ट पैराग्राफ, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जब आप आर्टिकल पढ़ लो खुद से तो एक बार जरूर ट्राई करो इन क्वेश्चंस को खुद से करने का। पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल पे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, आर्टिकल किस पे, प्रेस बायोपिया पे, और कुछ क्लेम्स हैं, कुछ बातें कही जा रही है उस चीज़ को लेके जो सच के रूप में स्प्रेड की जा रही है, उस चीज़ को लेके आज का आर्टिकल। अ यूजफुल ड्रग इज अनडन बाय फैंटास्टिक क्लेम्स अबाउट इट्स एफिकेसी। कहा जा रहा है कि एक बहुत ही यूजफुल ड्रग है, एक मेडिसिन है जो बहुत यूज़ की है, बट उसको अनडन कर दिया जा रहा है, उसको कमज़ोर कर दिया जा रहा है, उसको ख़राब कर दिया जा रहा है। कैसे? फैंटास्टिक क्लेम्स अबाउट इट्स एफिकेसी, उसके बारे में क्लेम्स बताए जा रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही है जो सच ना भी हो सकती है। वो बातें किस चीज़ के बारे में? उसकी एफिकेसी के बारे में। यानी एक मेडिसिन है, उसकी एफिकेसी के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। वो बातें सच भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और उन बातों के कारण वो जो ड्रग है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो और देखते हैं। The casual exaggeration of claims in medicine, unsubstantiated by science and facts, has long been a plague in the health sector.
क्या कहा जा रहा है कि कैजुअल एग्जैजरेशन, मतलब कैजुअल वे में, बिना कुछ सोचे समझे, बिना, देखो कैजुअल चीज़ें कब होती हैं, कैजुअल हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई पर्सन थॉट नहीं देता अपना, वो सोचता नहीं है, वो बस कर देता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किए जा रहा है, उस चीज़ को कैजुअल कहते हैं, बिना सीरियस वे में उसके बारे में सोचे बिना उस चीज़ को करना। तो क्या किया जा रहा है, इस तरह से एग्जैजरेशन किया जा रहा है क्लेम्स का इन मेडिसिन। मेडिसिन जो फील्ड है, यानी कि जो पूरा इंडस्ट्री है मेडिसिन का, या फील्ड भी ले लें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्लेम्स को एग्जैजरेट किया जाता है, ठीक है, अनसब्सटैंशिएटेड बाय साइंस एंड फैक्ट्स हैज लॉन्ग बीन अ प्लेग इन द हेल्थ सेक्टर, ठीक है। मेडिसिन के बारे में ऐसे ऐसे क्लेम्स करना जो कि एग्जैजरेटेड है, जो मेडिसिन को जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाते हैं, या जितना पावरफुल है मेडिसिन उससे ज़्यादा पावरफुल दिखाते हैं, इस तरह की बातें हेल्थ सेक्टर में बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम बनी हुई है। प्लेग का मतलब क्या होता है, प्लेग का मतलब होता है कोई चीज़ जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, जो चीज़ डिफिकल्टीज क्रिएट करती है। तो क्या कहा जा रहा है कि मेडिसिन के बारे में इस तरह कैजुअल एग्जैजरेशन कर देना कि मेडिसिन ये कर देगा, मेडिसिन वो कर देगा, इतना अच्छा है, उतना अच्छा है, जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस दिखाना, ठीक है। और ये जो बातें कही जाती है मेडिसिन के बारे में, ये अनसब्सटैंशिएटेड होती है। मतलब कि अनसब्सटैंशिएटेड का मतलब क्या होता है, अनप्रूवन, ठीक है। साइंस या फैक्ट्स इन क्लेम्स को प्रूव नहीं करता है, और वैसे क्लेम्स जिनको साइंस या फैक्ट्स ने प्रूव नहीं किया है, और वो क्लेम्स मेडिसिन को जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाते हैं, बताते हैं, वैसे क्लेम्स बहुत लंबे समय से हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम बने हुए हैं। The promise of spectacular cures advertised in the media from time to time, in fact, prompted separate legislation to curb such claims. The Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisements Act. अब देखो ये जो प्रॉमिस है, क्योंकि क्लेम्स क्या करते हैं, अगर एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं, मतलब मेडिसिन को जितना अच्छा है उससे ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे, तो क्या करेंगे, मेडिसिन को एक तरह से स्पेक्टैकुलर बना देते हैं कि जो मेडिसिन है इसका जो क्योर है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट आती है मीडिया में, बार बार आती रहती है, टाइम टू टाइम आती रहती है इस तरह की एडवर्टाइजमेंट मीडिया में, जहाँ पे मेडिसिन को बताया जाता है कि मेडिसिन स्पेक्टैकुलर है, मेडिसिन ये क्योर कर देगी, वो क्योर कर देगी। ये इतना ज़्यादा हो गया था कि एक अलग से लॉ लाना पड़ा इन तरह के क्लेम्स को रोकने के लिए। कर्ब मतलब क्या होता है, कर्ब मतलब होता है टू लिमिट, ठीक है, रोकने के लिए इस तरह के क्लेम्स को एक अलग से लॉ लाना पड़ गया। लॉ क्या था, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, ठीक है। लास्ट वीक कंट्रोवर्सी ओवर द क्लेम्स ओवर द प्रोवेस ऑफ आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसबायोपिया, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द नियर फोकसिंग एबिलिटी ऑफ द आई ड्यू टू एजिंग led to the Central Drug Standard Control Organization CDSCO suspending a pharma company's permission to manufacture and market the product। अब देखो लास्ट वीक की बात है, लास्ट वीक पिछले हफ्ते क्या हुआ, एक कंट्रोवर्सी हो गई। क्यों, किसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी, इसी तरह के क्लेम्स के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी क्या होती है, जब विवाद हो जाता है किसी चीज़ को लेके, कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग अग्री नहीं करते, डिबेट वाली सिचुएशन बन जाती है, डिसएग्रीमेंट वाली सिचुएशन बन जाती है, तो क्या कहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो गई। अब कंट्रोवर्सी किस पे हुई, क्लेम्स पे हुई। किस चीज़ के क्लेम्स पे हुई कि एक आई ड्रॉप है, ठीक है, जो प्रेसबायोपिया के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, उसके प्रोवेस को लेके कि आई ड्रॉप्स कितना इफेक्टिव है, इसको लेके इस तरह के क्लेम्स बनने लग गए मीडिया में कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये आई ड्रॉप। और इससे क्या हुआ, इन क्लेम्स का रिजल्ट क्या हुआ कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, इसने जो फार्मा कंपनी जिसने ये आई ड्रॉप बनाया है उसके परमिशन को सस्पेंड कर दिया कि वो मैन्युफैक्चर इस ड्रग को या मार्केट नहीं कर सकती है। The CDSCO said that the company had made claims for which it had not been authorized, that using the drops could lead to reading glasses not being needed for presbyopia। अब देखो CDSCO ने क्या कहा जब उसने सस्पेंड कर दिया कंपनी का परमिशन कि वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, मतलब ना दवा बना सकती है, ना दवा को मार्केट कर सकती है, मतलब उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकती, उसको बेच नहीं सकती है। क्या कहा CDSCO ने कि कंपनी ने ऐसे क्लेम्स किए, ऐसी बातें कहीं, क्या बातें कहीं कि ये जो ड्रॉप्स है इससे ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रेसबायोपिया में। प्रेसबायोपिया में ऐसे ग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए, क्योंकि नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है। कंपनी क्या कह रही है कि इनके ड्रॉप्स को यूज़ कीजिए और ग्लासेस से छुटकारा पाइए। CDSCO ने क्या कहा कि ये जो क्लेम है जो कंपनी कर रही है कि ग्लासेस नहीं जरूरत पड़ेंगी, इसको ऑथोराइज नहीं किया गया है,
इसकी परमिशन नहीं दी गई थी, फिर भी कंपनी ने ऐसा क्लेम कर दिया और इस वजह से क्या हुआ कि उनको परमिशन उनसे ले लिया गया कि आप भाई तुम नहीं कर सकते हो, ना तुम बना सकते हो ना मार्केट कर सकते हो। तो ऑथर ने इसी की बात कही है कि इस तरह के जो मेडिसिन में इस तरह की बातें, हेल्थ सेक्टर फील्ड में इस तरह की जो बातें होती है कि कोई मेडिसिन बनता है, उसके बारे में मीडिया में इस तरह की बातें फैलाई जाती है कि मेडिसिन ये कर देगा, मेडिसिन वो कर देगा, इतना अच्छा है, ये कर देगा, वो कर देगा, जिसको साइंस ने वेरीफाई नहीं किया होता है, जो साइंस पे बेस्ड नहीं होती है, फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होती है। ये काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम बना हुआ है हेल्थ सेक्टर का। इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया था कि अलग से एक लॉ लाना पड़ गया था इस तरह के क्लेम्स को, इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स को रोकने के लिए। वो क्या था? द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट। और इसी का एग्जांपल हमें लास्ट वीक देखने को मिला है जब कंट्रोवर्सी हो गई थी। एक आई ड्रॉप आया है प्रेसबायोपिया के लिए, उसकी कंट्रोवर्सी क्यों हुई कि उसने ऐसा क्लेम कर दिया कि उसका यूज़ करने पर रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब वो क्लेम वेरीफाई नहीं किया गया था, उस क्लेम की परमिशन नहीं दी गई थी, फिर भी वो क्लेम किया गया, तो कंपनी को का जो परमिशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब कंपनी नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती है, नहीं मार्केट कर सकती है। In view of public interest and due to the likelihood of the public being misled by these claims, permission has been suspended. अब in view of public interest मतलब public interest, public की भलाई को देखते हुए and due to the likelihood of the public being misled by these claims, और chances है कि इस तरह के जो क्लेम किए जा रहे हैं ड्रॉप्स को लेके, आई ड्रॉप्स को लेके, इससे पब्लिक मिसलेड हो सकती है, झांसे में आ सकती है, धोखा खा सकती है, ठीक है, उस मेडिसिन को खरीद सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन दोनों बातों को परमिशन सस्पेंड किया गया है। द कंपनी एंटॉड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, ये कंपनी एंटॉड फार्मास्यूटिकल्स है जिसने ये आई ड्रॉप बनाई है और जिसने इस तरह के क्लेम्स किए हैं। हेल्ड दैट अप्रूवल फॉर द ड्रग वाज बेस्ड अपॉन अ वैलिड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल दैट डेमोन्स्ट्रेटेड एफिकेसी एंड सेफ्टी इन 234 पेशेंट। अब देखो, कंपनी का भी एंटॉड फार्मास्यूटिकल्स ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी दावा किया कि जो अप्रूवल है ड्रग का वो मिला था, और ड्रग का अप्रूवल किस पे बेस्ड था, किस पे आधारित था? कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल हुए थे, उन ट्रायल में ये प्रूव हुआ था कि वो जो आई ड्रॉप है वो एफिशिएंट है, सेफ है। 234 पेशेंट्स में ट्रायल किया गया था ये ड्रग को, उसके बाद अप्रूवल बेस्ड हुआ था। तो ये वहाँ पे कंपनी ने अपनी बात रखी। It ladled the blame for the claims onto media reports on the new product which went viral in public imagination that led to an unusual escalation for which Enter Pharmaceuticals is not responsible. और जो claims जो आ रहे हैं इस तरह के कि रीडिंग ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका जो ब्लेम है उसको कंपनी ने मीडिया पे डाला, ठीक है, उन मीडिया रिपोर्ट्स पे जो बने ड्रग्स के बारे में, आई ड्रॉप्स के बारे में, ये कहते हुए कि देखो क्या हुआ कि उसने जो ब्लेम किया क्लेम को लेके कि क्यों कहीं जो बातें इस पे हुई है, जो क्लेम्स किए गए, एग्जैजरेटेड क्लेम्स किए गए, उसका जो ब्लेम है कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट्स पे डाला पहला, ठीक है, जो कि वायरल हो गए थे। क्योंकि जब ये बना, आई ड्रॉप बना, तो मीडिया ने, कंपनी ने नहीं, कंपनी का कहना है कि मीडिया ने, मीडिया रिपोर्ट्स ने एग्जैजरेट करके दिखाया, ठीक है। और पब्लिक इमेजिनेशन मतलब पब्लिक ने भी ये सोच लिया कि ये इतना अच्छा है। तो ये दोनों रीज़न है, इन दोनों चीज़ों को ब्लेम किया कंपनी ने, जिसके कारण इतना ज़्यादा एस्केलेशन हो गया, ठीक है। और इसके लिए एंटर फार्मास्यूटिकल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब कंपनी का क्या कहना है कि अप्रूवल हुआ है, ठीक है, ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल्स लिए गए हैं जहाँ पे एफिकेसी और सेफ्टी दिखी थी ड्रग की, 234 पेशेंट्स में किया गया था। जो इतना ज़्यादा एग्जैजरेशन हो रहा है ड्रग की एफिशिएंसी को लेके, उसमें कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स जिन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखाया, और पब्लिक इमेजिनेशन जो पब्लिक ने मान लिया सोच के कि इतना अच्छा होगा, इस पे ब्लेम डाला है। Despite these protestations, the company had posted a message on X, since deleted, tagging Prime Minister Narendra Modi. PressView is the first DCGI-approved proprietary prescription eye drops to eliminate the need for reading glasses. अब यहाँ पे एक अलग सी बात आ रही है कि ये बात तो कह दी, प्रोटेस्टेशन तो कह दी, इतनी बात तो कह दी कंपनी ने यहाँ पे कि हमने तो अप्रूवल लिया था, हमने ट्रायल किया था, वहाँ पे दिखा था एफिकेसी सेफ्टी दिखा था हमें, जो एग्जैजरेशन हुआ है वो आपका मीडिया रिपोर्ट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक इमेजिनेशन जो पब्लिक खुद सोच रही है वो रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने एक्स पे, जो सोशल प्लेटफॉर्म है एक्स, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने एक मैसेज पोस्ट किया था कंपनी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टैग करके। क्या कहा था कि प्रेस वो जो कि नेम है उसका, किसका,
ड्रॉप का, जिसके बारे में ये पूरा इतना ये मैटर चल रहा है, ठीक है। तो प्रेस व्यू क्या था, ये लिखा कि प्रेस व्यू फर्स्ट डीसीजे अप्रूव प्रोप्राइटरी प्रिस्क्रिप्शन है जो कि एलिमिनेट कर देगा रीडिंग ग्लासेस को। यहाँ पर तो कंपनी ने खुद लिखा है, एक्स पे खुद ही लिखा, बाद में डिलीट कर दिया, बाद में ये बात कह रही है, लेकिन उस टाइम तो उसने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। प्रेस व्यू क्या है, फर्स्ट डीसीजे अप्रूव प्रोप्राइटरी प्रिस्क्रिप्शन आई ड्रॉप्स है, क्यों कि ये एलिमिनेट कर देगा, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी रीडिंग ग्लासेस की, ठीक है। तो ऐसा कंपनी ने कहा था पहले, एक्स पे लिखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को टैग करके, और अब डिलीट कर दिया गया है वो पोस्ट, और अब उन्होंने ये बात कही है। द मेन इंग्रेडिएंट इन द ड्रॉप्स पिलोकार्पाइन वर्क्स बाय कॉजिंग द प्यूपिल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट क्रिएटिंग अ पिनहोल इफेक्ट। अब देखो जो मेन इंग्रेडिएंट है आई ड्रॉप में वो पिलोकार्पाइन है, वो कैसे काम करता है, ये प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और एक पिनहोल इफेक्ट क्रिएट करता है। दिस वुड इनेबल समवन विद प्रेस बायोपिया टू सी बेटर। तो इससे क्या होता है, लोग मतलब जिनको प्रेस बायोपिया वो उनको साफ साफ दिखने लगता है, मतलब उन्होंने ड्रॉप डाला तो उनके जो प्यूपल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है, और उनको साफ साफ दिखने लग गया। ये ड्रॉप ऐसे काम करता है। पिलोकार्पिन इटसेल्फ इज नॉट अ न्यू एप्लीकेशन इन ऑप्थेमोलॉजी और इवन प्रेस बायोपिया। अब पिलोकार्पिन कोई नया मेडिसिन नहीं है, बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है इसको ऑप्थेमोलॉजी में या प्रेस बायोपिया के लिए काफ़ी बार यूज़ किया जा चुका है पहले भी। इट हैज़ बीन यूज्ड टू ट्रीट ग्लोकोमा though it's used vain because of the side effects and has since been replaced by better drugs। इसको पहले यूज़ किया जाता था ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए। ग्लोकोमा भी एक आई का डिसऑर्डर है, एक आई की डिजीज़ है, उसको ट्रीट किया जाता था इसका यूज़ करके, लेकिन इसका यूज़ कम हो गया, वेन कर गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स थे इसके बहुत सारे, और अब बेटर ड्रग्स आ गए हैं जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट्स के काम करते हैं। The US FDA had in 2021 and 2023 approved pilocarpine based eye drops for use in presbyopia। अब 2021 और 2023 में यूएस की जो FDA है उसने अप्रूव किया था पिलोकार्पाइन बेस्ड आई ड्रॉप, मतलब ऐसे आई ड्रॉप जो पिलोकार्पाइन यूज़ करते हैं कि हाँ वैसे आई ड्रॉप्स प्रेसबायोपिया के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। While the announcement of these approvals was publicized at the time, और ये अनाउंसमेंट पब्लिसाइज किया गया था, मतलब इसको एडवर्टाइज किया गया था वहाँ यूएस में। The Cominex mentioned the advantages of using the eye drops along with the side effects, a measured claim about offering another option for presbyopes in addition to glasses, contact lenses and surgery। But US में जो हुआ था, जो US ने 2021 and 2023 में जो अप्रूवल दिया था पिलोकार्पाइन बेस्ड आई ड्रॉप्स में, वहाँ पे उन्होंने दोनों चीज़ मेंशन की थी। हालांकि एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे की गई थी इसकी, इन आई ड्रॉप्स की, लेकिन वहाँ पे बेनिफिट्स तो मेंशन किए गए थे, एडवांटेज तो मेंशन किए गए थे, साथ ही साइड इफ़ेक्ट्स भी मेंशन किए गए थे, जिससे एडवर्टाइजमेंट देखने वाले को वो अपना जजमेंट खुद कर सके, ठीक है। उसको एज अ ये नहीं ले ले कि ये जो दवा है ये रीडिंग ग्लासेस की ऑल्टरनेटिव है, वो एडिशन में ले, मतलब ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और सर्जरी तो रहेगी ही, उसके साथ साथ आप ये आई ड्रॉप्स भी ले सकते हैं। लेकिन ये मतलब उसका नहीं था कि बिल्कुल ही हटा देंगे, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों चीज़ें मेंशन की, एडवांटेजेस मेंशन किए और आपने साइड इफेक्ट्स मेंशन किए। अ मेजर्ड क्लेम अबाउट ऑफरिंग अनदर ऑप्शन फॉर प्रेसबायोप्स इन एडिशन टू ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज सर्जरी। मतलब ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि यही एक ऑप्शन है, उन्होंने ये कहा कि ग्लासेस भी है, कॉन्टैक्ट लेंसेज भी है, सर्जरी भी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए, साथ में आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको इस आई ड्रॉप से भी रिलीफ मिलेगा। The intervention of the CDSCO in this case clearly is an attempt to reinforce the Drugs and Magic Remedies Act। अब जो intervention है जो बीच में CDSCO, the intervention of the CDSCO in this case clearly is an attempt to reinforce the Drugs and Magic Remedies Act। जो CDSCO का intervention है, जो बीच में आकर उन्होंने अपना एक एफर्ट लगाया है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ये क्यों किया गया है कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को रीइंफोर्स किया जाए फिर से और उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। दिस इज़ अ वैलिड इंटरवेंशन इन इंडिया टुडे। ऑथर का मानना है कि ये बिल्कुल सही है, CDSCO ने बिल्कुल सही स्टेप लिया है इंडिया में, जहां वेयर फ्रीक्वेंट एडवर्टीजमेंट फॉर फैंटास्टिक क्योर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंडस्ट्री दैट थ्राइव्स ऑन चीटिंग गलिबल पेशेंट। यहाँ पे क्यों वैलिड है जो CDSCO का जो ये स्टेप है, क्यों वैलिड है? वैलिड इसलिए है क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो बताते हैं कि ये दवा ये कर देगी, ये क्योर ये कर देगा, ये ट्रीटमेंट ये कर देगा, और एक तरह से ये इंडस्ट्री बन गई है पूरी। जो ये क्लेम्स करने का जो ये पूरा एक्शन है एक इंडस्ट्री का शेप ले चुका है, जो कि
किस में सक्सेसफुल है? चीटिंग गलिबल पेशेंट, मतलब गलिबल पेशेंट ऐसे पेशेंट जो कुछ भी सुन के मान लेते हैं, उनको चीट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर का ये मानना है कि ये बिल्कुल सही किया है CDSCO ने, क्योंकि इंडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि एडवर्टाइजमेंट्स लाई जाती है मेडिसिन के बारे में, जहाँ पे मेडिसिन को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। जो गलिबल पेशेंट्स हैं, जो सीधे पेशेंट्स होते हैं, सीधे लोग होते हैं जो कुछ भी मान लेते हैं, उनको चीट करने के लिए, और ये एक तरह से पूरी इंडस्ट्री बन गई है, बहुत ही लार्ज स्केल पे ये हो रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है इस तरह के इंटरवेंशन जहाँ पे इस एक्ट को रीइंफोर्स किया जाए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सेट स्टोर इंटायरली बाय साइंटिफिक डेटा। ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो साइंटिफिक डेटा में अपना फेथ डाले, अपना कॉन्फिडेंस डाले, वैल्यू करे साइंटिफिक डेटा को, एंड रेन इन अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स अबाउट ड्रग्स। और जो अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स है, मतलब जो ड्रग्स के बारे में जो बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं, जो कि वेरीफाइड नहीं होती है, प्रूव नहीं किया जाता है साइंटिफिकली, उनको कंट्रोल करे, नो मैटर हु मेक्स देम। ठीक है, कोई भी बना रहा हो इस तरह क्लेम्स, उन क्लेम्स को कंट्रोल करना जरूरी है। तो ऑथर ने ये कह के अपना बात यहाँ पे फिनिश किया है, आर्टिकल फिनिश हुआ है। तो ये था आज पूरा आर्टिकल। ठीक है, इंफॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल पूरा आर्टिकल का टोन है, इन्फॉर्मेटिव क्योंकि ऑथर ने इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, एनालिटिकल के एनालाइज भी किया है लास्ट में उसने। ठीक है, क्यों वैलिड है, क्या हो रहा है, स्टेटस क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंट एडवर्टाइजमेंट्स बहुत होते हैं, इस तरह के क्लेम्स बहुत की जाते हैं मिसलीड करने के लिए गलिबल पेशेंट्स को, और फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाट प्रॉम्प्टेड द सस्पेंशन ऑफ एंटोड फार्मास्यूटिकल परमिशन टू मार्केट इट्स आई ड्रॉप फॉर प्रेसबायोपिया। एंटोड फार्मास्यूटिकल्स को जो परमिशन मिला था कि अपने आई ड्रॉप्स को मार्केट करने का, किस रीज़न की वजह से वो सस्पेंड कर दिया गया? सस्पेंशन किस रीज़न की वजह से हुई थी? तो हमें पता है क्यों हुआ था, उसने क्लेम्स किया था उस तरह का। तो कंपनी फेल टू कंडक्ट एनी क्लिनिकल ट्रायल्स, बिल्कुल नहीं, ये इस वजह से नहीं किया गया था कि कंपनी ने कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए। आई ड्रॉप्स कॉज सीवियर साइड इफेक्ट, देखो सीवियर साइड इफेक्ट्स की बात नहीं कही गई है पेशेंट में। मीडिया रिपोर्ट्स एग्जैजरेटेड प्रोडक्ट्स कैपेबिलिटीज मिसलीडिंग द पब्लिक। हाँ, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स लाए गए जिससे प्रोडक्ट्स की कैपेबिलिटीज को एग्जैजरेट किया गया, बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, जिससे पब्लिक मिसलेड होने लगी, धोखा खाने लगी। एंटोड फार्मास्यूटिकल मिसरिप्रेजेंटेड द ड्रग्स इफेक्टिवनेस ऑन देयर वेबसाइट। देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन तो हुआ था ड्रग्स की इफेक्टिवनेस का, बट उनकी वेबसाइट पे नहीं हुआ था। ये मेंशन नहीं किया कि उन्होंने अपने वेबसाइट पे बताया, मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ था, जिसके लिए ये सही है। ड्रग वाज बैंड बाय द US FDA ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। देखो, ड्रग्स, इस ड्रग की बात नहीं की गई है US FDA में। US FDA में 2 बार सिमिलर ड्रग की बात कही गई थी जिसको US ने अप्रूव किया था, हालांकि उन्होंने साइड इफेक्ट एंड एडवांटेजेस दोनों बताए थे, बट इस ड्रग को लेके, ठीक है, जो इसने बनाया है, इसको लेके यूएस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका सी। What does the passage imply about the necessity of the drugs and magic remedies optionable advertisement act in modern India? पैसेज क्या बता रहा है कि नेसेसिटी के बारे में, कि ज़रूरत है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की मॉडर्न इंडिया में या ज़रूरत नहीं है, उस ज़रूरत को लेकर क्या बताया पैसेज ने। इट इज़ एन आउटडेटेड लॉ दैट शुड बी रिपील्ड ड्यू टू इट्स इनइफेक्टिवनेस। ये बोला है ऑथर, पैसेज ये बताता है हमें कि लॉ आउटडेटेड हो चुका है, लॉ पुराना हो चुका है, ठीक है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। रिपील का मतलब क्या होता है, ख़त्म कर दो, ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि इनइफेक्टिव है। तो ने ये नहीं बताया है। देखो पैसेज ने क्या कहा है, पैसेज ने एक्चुअली बहुत पॉजिटिव बात कही है इस एक्ट को लेकर कि एक्ट ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, पब्लिक गलेबल पेशेंट्स को मिसलीड किया जाता है, तो ज़रूरी है, ये बताया है। इट इज़ क्रूशियल फॉर कर्बिंग मिसलीडिंग मेडिसिन क्लेम्स। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि क्रूशियल है कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए, किसको, मिसलीडिंग मेडिकल क्लेम्स को, कंज्यूमर्स को, फॉल्स प्रॉमिसेस की ड्रग्स ये कर देगा, ड्रग्स वो कर देगा। इट प्राइमरली टारगेट्स ट्रेडिशनल रेमेडीज नॉट फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब देखो यहाँ पे कि ये एक्ट किसको टारगेट करता है, क्या सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन को करता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को करता है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एक्ट किया गया है इसको इन्फोर्स क्या किया गया है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर ही किया गया है, एंटोड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये तो गलत हो गया कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज को टारगेट नहीं करता है, सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन को ही टारगेट करता है। इट वॉज डिजाइन टू रेगुलेट मीडिया। अब देखो, मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया था। ये क्या कह रहा है कि इट वॉज डिजाइन टू रेगुलेट मीडिया नॉट फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ही रेगुलेट तो करता है, तभी तो ये वाला एक्शन एंटोड पे लिया गया, तो ये भी गलत हो गया। इट हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ऑल मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स इन इंडिया। अब देखो, लॉ के यहाँ पे रिजल्ट की बात नहीं कही गई है। ऑथर ने ये नहीं बोला कि लॉ का रिजल्ट क्या हुआ है, क्या उसने सक्सेसफुली एलिमिनेट कर दिया है या नहीं कर दिया, नहीं,
सिर्फ एक केस बताया गया है पैसेज में कि लॉ को कहाँ पे यूज़ किया गया था, एंटर फार्मास्यूटिकल के आई ड्रॉप्स के केस पे। बाकी अगर जो भी मेडिसिन है उनकी जो क्लेम्स है उसके बारे में लॉ ने क्या किया क्या नहीं किया इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वाला भी गलत होगा। What is the author's likely view on the suspension of entered pharmaceuticals market authorization? जो सस्पेंशन हुआ है एंटर्ड फार्मास्यूटिकल्स के जो मार्केट ऑथराइजेशन को लेके, उसके बारे में ऑथर का व्यू क्या है, व्यू पॉइंट क्या है, तो देखते हैं। ऑथर बिलीव सस्पेंशन में एक्सेसिव एंड अनफेयर टू द कंपनी। ऑथर ये मानते हैं कि सस्पेंशन एक्सेसिव था, मतलब कुछ ज़्यादा ही सीवियर स्टेप ले लिया गया, सस्पेंशन नहीं किया जाना चाहिए था और कंपनी के लिए अनफेयर है। क्या ऐसा ऑथर ने कहा है? नहीं कहा है। ऑथर क्या बिलीव करते हैं? ऑथर ये बिलीव करते हैं कि ये बहुत ही वैलिड इंटरवेंशन किया है और ज़रूरी भी है। द ऑथर व्यूज द सस्पेंशन एज इररेलेवेंट सिंस द आई ड्रॉप्स हैड यूएस एफडीए अप्रूवल। देखो, ऑथर ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा है कि सस्पेंशन इररेलेवेंट है क्योंकि यूएस एफडीए ने अप्रूव किया है, ना ही ये बात कही गई है यूएस एफडीए इस आई ड्रॉप के बारे में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है पैसेज में, तो ये भी हम नहीं मानेंगे। The author thinks the suspension will lead to a decline in pharmaceutical innovation. ऑथर ये भी नहीं सोच रहे हैं कि सस्पेंशन से फार्मास्यूटिकल में इनोवेशन नहीं होगा, नई नई मेडिसिन नहीं बनाई जाएंगी, ये भी गलत है। द ऑथर बिलीव्स द कंपनीज क्लिनिकल ट्रायल्स वर नॉट सफिशिएंटली रिगरस टू जस्टिफाई मार्केटिंग। ऑथर ये भी बिलीव नहीं करते हैं कि कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल्स उतने अच्छे नहीं थे, उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। ऑथर ने क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया है कि वो अच्छे थे, वो नहीं थे, स्ट्रिक्ट थे, अच्छे से किए गए, नहीं किए गए, तो ये गलत है। द ऑथर सपोर्ट्स सस्पेंशन एज ए नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट पब्लिक फ्रॉम बीइंग मिसलेड। हाँ, ये सही है कि ऑथर सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा भी है कि वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि बहुत ही नेसेसरी स्टेप लिया गया है पब्लिक को मिसलेड होने से बचाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ई। ठीक है, तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हम इस सेशन को एंड करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे, मॉक्स देते रहे। मॉक्स का एनालाइज करना बहुत जरूरी है, तो एनालाइज जरूर करिए मॉक्स को, टाइम लेके अच्छे से मॉक को स्टडी कीजिए, देखिए कहाँ पे क्या गलती हुई है, किस सेक्शन में इम्प्रूव किया जा सकता था, ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती है। ठीक है, और इसके बाद ही नेक्स्ट मॉक दीजिए जहाँ पे जो प्रीवियस गलतियाँ हैं वो आपके रिपीट ना हो। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी पे वर्क करते रहिए, इन सेशंस को रेगुलरली देखते रहिए, काफ़ी बेनिफिट होता है मॉक्स में और एग्ज़ाम में तो बहुत होगा ही होगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तो देख लीजिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।